हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब मस्त? पक्का? अब आज हमें क्या स्टार्ट करना है? कल हमने लास्ट क्लास में क्या किए थे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। कौन कौन से थे, जल्दी से याद दिलाओ। जीपी, ओपी, पहले एनपी, जीपी, ओपी, एनपी और रेशो। ओ मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट। याद है क्या आपको? जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या था? ऊपर वो रेशो आएगा, जो रेशो है वो वाली अमाउंट आ जाएगी, और नीचे क्या आएगा? सेल्स। सेल्स को क्या लिखोगे? आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओपी में अब कह रहे खुद तो पहले एनपी लिख दिया, अब कृष्णा क्या, देव क्लासेस ने बोल दिया तो अब लिख दिया। ऑपरेटिंग रेशो क्या था? ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सीओजीएस प्लस अपॉन इनटू 100। पक्का? आज हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में लास्ट रेशो की बात करनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बताओ, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड याद है क्या आपको? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी को क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें ऊपर क्या आता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी बोलेंगे इसको। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं बच्चों? डेट प्लस इक्विटी। डेट का मतलब सारी की सारी नॉन करंट लाइबिलिटीज, और इक्विटी किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड को। इक्विटी किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड को। इसमें क्या आता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ऊपर क्या आएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? इस बिजनेस में टोटल रुपए कितने लगे हुए हैं। देखो, अब डेट को क्यों ले रहे हैं हम डिवाइड में? क्योंकि ये भी तो बिजनेस में लगे हुए हैं। अब मान लो मैं गरीब आदमी हूं, तो कुछ रुपए मैंने खुद के लगाए और रुपए की जरूरत ज्यादा थी तो मैंने डेट ले लिया। लेकिन खरीदने वाला कैसे देखेगा? तुम मेरा बिजनेस खरीद रहे हो, तुम क्या खरीद रहे हो? बिजनेस। तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, तो तुम क्या कहोगे? ये रुपए भी मैं लगा दूंगा, ये भी मैं लगा दूंगा। तुम तो यही बोलोगे ना भाई, मेरे पास जैसे मान लो कि मेरे पास रुपए की कमी है, इस वजह से मेरे पास क्या है, 100 मैंने खुद के लगाए और 80 मैंने बोरिंग के लगाए, तो 180 लगे हुए हैं। अब तुम देख रहे हो कि समर्थ खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए, तो कितने रुपए लगाए लगाने पड़ेंगे समर्थ में? 180। या ऐसा काम किया जाए या नहीं किया जाए, अपने लेवल पर अलग भी करो, तो तुम्हें दिखेगा कि समर्थ में 180 लगे हुए हैं। ये तो बेचारा गरीब है, इसलिए 100 इसके खुद के लगे हुए हैं और 80 का इसने लोन लिया हुआ है। तो अगर तुम अपने ही लगा दो तो कितने लगेंगे तुम्हारे? 180। बट अगर तुम सारे रुपए अपने लगाओगे तो तुम्हारा क्या नहीं लगेगा? इंटरेस्ट। मेरे प्रॉफिट कम क्यों हो रहे होंगे? इंटरेस्ट की वजह से। इसलिए इधर क्या लेते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट से पहले की अर्निंग लेनी है तो टैक्स तो इंटरेस्ट के भी क्या लगता है? बाद में लगता है। टैक्स लास्ट खर्चा होता है। तो इसलिए अगर इंटरेस्ट से पहले की लेनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टैक्स से तो क्या आ जाएगी? पहले की आ जाएगी। बोलो, पक्का? तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आप ये मानते हो कि सारे रुपए किसके होते? ओनर के होते, तो क्या होता? तो डेट नहीं होता, उसकी जगह भी क्या होता? और ऊपर अर्निंग में क्या नहीं होता? इंटरेस्ट नहीं होता। चार्ज मतलब अर्निंग ज्यादा होती क्योंकि इंटरेस्ट लगता ही नहीं, इसलिए ऊपर क्या लेंगे? ईबीआईटी, और डिवाइड में क्या लेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाऊंगा काफी देर तक। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत मुझे किस में भी पड़ती है, लगभग सभी सॉल्वेंसी रेशोज में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं?
बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी साइड को क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। फिर क्या आता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। बीच में एक और चीज आती है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसको छोड़ दो इस चैप्टर के लिए। और तीसरी चीज क्या है? करंट लाइबिलिटीज। और असेट साइड में क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। एसेट साइड में क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब मैं इसको बोल दूं ए, इसको बोल दूं बी, इसको बोल दूं सी, इसको बोल दूं डी, इसको बोल दूं ई। तो इक्विटी किसको बोलते हैं हम? इक्विटी ओनली ए को। और डेट किसको बोलते हैं? बी को। और कैपिटल इंप्लॉयड किसको बोलते हैं हम? ए प्लस बी। कैपिटल इंप्लॉयड किसको बोलते हैं? ए प्लस बी। अगर इधर एफ है तो इधर भी क्या होगा? एफ, क्योंकि बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटल क्या होता है? इक्वल। तो कैपिटल इंप्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? एफ। एफ मतलब टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज। यानी कि इस इक्वेशन, इस एग्जांपल में मैं बोलूं तो एफ माइनस क्या कर दो? सी। एफ माइनस सी कर दोगे तो भी क्या होगा? जैसे मान लो ये 40 30 20 है तो टोटल कितना आएगा? 90। ये 60 और 30 तो टोटल कितना आएगा? 90। तो 90 में से 20 माइनस कर दोगे तब भी तो क्या बचेगा? 70 बचेगा। 90 में से 20 माइनस कर दोगे तब भी तो क्या बच जाएगा? 70। तो 90 क्या हो गया? टोटल एसेट माइनस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले क्या क्या है? अलग अलग तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड। एसएचएफ प्लस एनसीएल, या क्या बोल सकते हैं? इक्विटी प्लस डेट। और क्या बोल सकते हैं? बोलो। टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट को ब्रेकअप बताओ। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। पक्का? बोलो। अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत सारे आते हैं, लेकिन जनरली जो पूछे जाते हैं वो क्या होगा? जनरल रिजर्व दिया हो, पी एंड एल दिया हो, एसपीआर दिया हो, तो ये सब चीजें किसमें आती है? कैपिटल रिजर्व भी होगा, सब कुछ होंगे, लेकिन जनरली ये तीन देता है आपको। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनता है, जैसे शेयर फॉरफिट फीचर वाले चैप्टर में किया था ना, फॉरफिटेड शेयर को जब री इशू कर देते हैं तो कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो अब सीधा सीधा शेयर होल्डर्स फंड दे दे तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्या करेगा वो? ये चीजें देगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, एसपीआर, कैपिटल रिजर्व, इन सबको क्या करो? ऐड कर लो। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें क्या आएगा? डिबेंचर्स, लोन लिए हुए, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। प्लस क्या आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये दो याद रख लेना। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या होता है कि ऐसे अमाउंट्स जो मुझे कब देने हैं? साल के बाद। जैसे आपका एम्प्लॉय रिटायर होगा तब आपको क्या देनी पड़ती है उसको? ग्रेचुटी या पेंशन। तो उसके लिए आपने अभी से क्या बना रखा है? प्रोविजन। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब एक बार बताओ, एसएचएफ में और डिटेल पूछे कभी तो क्या क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी। इसका मतलब क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आएगा? बोलो। पी एंड एल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स, ये सब चीजें।
नॉन करंट लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं हम? डेट को। तो डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आएगा? बोलो। डिबेंचर्स, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक लोन वगैरह वगैरह। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आता है? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, पेंशन, इनके प्रोविजन। कि हमें 1 साल के बाद क्या, जैसे ये कब देने हैं? जब एम्प्लॉय क्या होगा? रिटायर होगा। और वो रिटायर होगा 60 की एज में, तो वो बहुत लेट होगा, इसलिए क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्स हमें नेक्स्ट ईयर ही पे करना होता है, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में नहीं आता। पक्का? अब नॉर्मली देता है जनरली तो, लेकिन अगर बाई चांस दे दे, मैं आपको बहुत सारी लाइबिलिटीज दे रहा हूँ, आप बताना कि क्या है ये, डेट का पार्ट है, इक्विटी का पार्ट है, किसका पार्ट है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, दे दो। क्या प्रॉब्लम है? बैंक ओवरड्राफ्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पी एंडल, डेबिट, डिबेंचर्स, बैंक लोन, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अर्नड इनकम, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये पूरा एक ही है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी या पेंशन। अब आपको मेरे को बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें डेट या इक्विटी का पार्ट है। क्रेडिटर है या नहीं है? नहीं है। बिल्स पेबल? नहीं है। क्यों नहीं है? ये दोनों ही क्या है? करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी तो है ही, सारी लाइबिलिटी है ए टू जेड। ये सारी की सारी क्या, इसमें मैंने लिखा है प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी कौन सी साइड ही है? लाइबिलिटीज। बस इसमें से आपको क्या ट्रैक करके छोड़ना है कि कौन सा शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी वाला पार्ट है। ये सभी चीजें कहाँ आती है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में जितने भी लिखी है। लेकिन आपको क्या करना है? कौन सा शेयर होल्डर्स फंड या डेट इक्विटी का पार्ट है, कौन सा नॉन करंट लाइबिलिटीज या डेट का पार्ट है। ओवरड्राफ्ट बताओ, करंट लाइबिलिटीज है तो ये भी नहीं आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, एसएचएफ बोल दो, इक्विटी बोल दो, उसका पार्ट है या नहीं? ये भी है या नहीं? ये भी शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी का पार्ट है, बट इसमें भी क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, शेयर कैपिटल और दूसरा क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये तीनों चीजें इसी का ही पार्ट है। देखो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये शेयर होल्डर्स फंड के पार्ट तो हैं ही सारे, बट ये शेयर कैपिटल के हैं और ये किसके हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस के। और पी एंड एल डेबिट होगा तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? माइनस। पी एंड एल डेबिट का मतलब क्या होता है? लॉस। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एसएचएफ बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए, पी एंड एल 50 रुपए, तो कितना आएगा? 150। 100 और पी एंड एल के साथ क्या लिख दूं? डेबिट, तब कितना माना जाएगा? 90। तो पी एंड एल डेबिट है तो उसका पार्ट, बट माइनस करना पड़ेगा। डिबेंचर्स किसका पार्ट है? नॉन करंट लाइबिलिटीज, और उसमें सब हेडिंग कौन सी है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। बैंक लोन भी लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। प्रोविजन फॉर टैक्स 1 साल में चुका देना है, तो ये डेट का पार्ट नहीं है। डेट में कौन सा आता है?
नॉन करंट लाइबिलिटीज को ही क्या बोलते हैं, डेट। इसमें हमेशा सिर्फ कौन सी आएगी, नॉन करंट या लॉन्ग टर्म। तो प्रोविजन फॉर टैक्स एक साल में चुक जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक साल में चुक जाएगा, करंट लाइबिलिटीज है। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्या है, पूरी फीस दे दी है और क्या है, मेरा 10-20% कोर्स बाकी है, तो वो क्या है मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम, वो कोर्स कराना बाकी है। तो ये तो कोर्स करा के 2-4 महीनों में खत्म कर देंगे, तो क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स किसका पार्ट होता है, शेयर होल्डर्स फंड का ही। ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब क्या होता है, हम रुपए ले लेते हैं लेकिन शेयर बाद में देंगे, और वारंटी दे देते हैं कि हम आपको क्या दे देंगे, फ्यूचर में शेयर दे देंगे। रुपए मुझे आप आज दे दो, शेयर कब दूंगा, 2 साल बाद। तो ये किसका ही पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड का। पक्का। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी ये किसका पार्ट है, नॉन करंट लाइबिलिटीज या डेट का। और सब एडिंग पूछोगे तो कौन सी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, पी को अंडरलाइन करो। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। तो इतना डिटेल में इसमें नहीं आता, ये सब किस में आता है, अभी मुझे आगे कौन से रेशो स्टार्ट करने हैं, सोल्वेंसी रेशो, तो उसमें ही आता है डिटेल में। पक्का। अरे बोलो। अब मुझे ये बताइए, डिवाइड में शेयर होल्डर्स फंड लिख लोगे इसको यूज करके, और ऊपर क्या आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आप मुझे बताना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितने परसेंट है। सेल्स आई 1 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने की है, 70,000, जीपी कितना आ जाएगा, 30,000। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने माइनस कर दिए, 20,000, कितना बच गया, 10। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, चैरिटी, इंटरेस्ट, टैक्स, कितने, 3,000, 1,000, 1,000। तो नेट प्रॉफिट कितना रहेगा, 5,000। अब मुझे ऊपर क्या लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बाकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, बस इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं करना। तो कितना आएगा, 7,000। तो ऊपर कितना आएगा, 7,000। पक्का। कैसे आया, 10 में से क्या माइनस कर दिया, 3, और इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की। तो ईबीआईटी किसको बोलते हैं हम, इस फिगर को। पक्का। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है, तो मुझे ऊपर न्यूमरेटर में क्या लेना है, 7,000, और डिनोमिनेटर में क्या लेना है, शेयर होल्डर्स फंड। अब मैं बता रहा हूँ, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितने कितने की है मेरी, 40,000, 20,000 और 10,000। तो शेयर होल्डर्स फंड कितने का आ गया, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितने के आगे, 70,000। तो बताओ ये वाला रेशियो कितना आ जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, 10%। बोलो, समझ गए ना। तो विद दिस विल एंड अप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है क्या, 2-4 सीबीएसई में और है, वो सीबीएसई में क्या, आरबीएसई में और है, वो करा दूंगा अलग से। ठीक है। तो अब मुझे एक बार प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बताओ क्या क्या है, ये चलो लास्ट में लिख लेंगे, यार लिख ही देता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो किस में आते हैं, रेशो परसेंटेज में। पहला क्या है, जीपी रेशो। जीपी रेशो कैसे आता है, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। सेल्स को क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा क्या है, बोलो, फिर वही बात, ओपी। तीसरा क्या है, एनपी रेशो, वो कैसे आता है, एनपी अपॉन सेल्स इनटू 100। चौथा क्या था, ऑपरेटिंग रेशो,
ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से? नेट ऑपरेटिंग इनकम काट के इनटू 100। फिफ्थ क्या है? आज क्या है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रिटर्न ही ठीक है। ऊपर क्या आएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड में क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसी को क्या बोलते हैं? इक्विटी, और इसी को क्या बोलते हैं? डेट। इक्विटी प्लस डेट। बातें नहीं बेटे, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? हाँ बच्चों, अब हम एक बार कौन से रेशो स्टार्ट कर रहे हैं? सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो में ज्यादा अब टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार किए हुए हैं तुमने, याद आ जाएंगे। ठीक है, मैं जीरो मान के बताऊंगा। पहला कौन सा है? डेट इक्विटी। दूसरा क्या था? प्रोपराइटरी रेशो। तीसरा क्या था? बोलो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। चौथा, बोलो, टोटल असेट टू डेट रेशो। फिफ्थ, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये सभी रेशो कैसे आते हैं? दिस इज टू वन, जैसे 2:1, 3:1 ऐसे आते हैं, सिवाय किसके? दिस इज टू दिस में आएंगे। ये किस में आएगा? टाइम्स में। मंडे को तुम्हें थ्योरी नोट्स बांट दूंगा सारे, ठीक है? पढ़ा भी दूंगा, मतलब पहले टाइम्स में। ये सब किस में आएंगे? टाइम्स में। पक्का? अब बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? इन रेशो में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इन दो को छोड़ दिया जाए तो। जो पूछा हुआ है वो ऊपर नाम से होगा। ऊपर क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? इसको छोड़ देते हैं एक बार। ऊपर क्या आएगा? डिवाइड में क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? डिवाइड में क्या आएगा? डेट। उन दो को अलग से याद रखना पड़ेगा। बताओ, बैलेंस शीट में सबसे पहले इस साइड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड। इसमें सब कॉलम क्या होते हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक दो, एक और आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वो नहीं पूछा था आपके। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। दो और आते हैं इसमें, डेफर टैक्स पेबल, वो तो साफ ही लिखा हुआ है, नहीं पूछेंगे। और एक आता है अदर। अदर मतलब कोई और। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का मतलब इसमें क्या क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अब शॉर्ट टर्म पहले बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद ट्रेड पेबल। उसके बाद बोलो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और फिर क्या आता है? अदर्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, और अदर का मतलब जैसे अनअर्न्ड फीस हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, ये सब चीजें। ये टोटल है लाइबिलिटी साइड। इसको मैं अगर ए बोल दूं शेयर होल्डर्स फंड को, नॉन करंट लाइबिलिटीज को बी बोल दूं, और करंट लाइबिलिटीज को सी बोल दूं, और असेट साइड में क्या आता है? दो ही चीजें,
नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है? पीपीई। पीपी का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स एसेट्स को क्या बोलते हैं? पीपी, लैंड बिल्डिंग सब मिला के। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ, नॉन करेंट एसेट्स में लिख रहा हूं ना, वापस सुनो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब मेरे वो इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्ट लिख के छोड़ दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। जैसे एक कड़ा है, ये मेरा क्या है? ये मेरी लाइबिलिटी के साथ आया, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने खुद से खरीदा होता तो क्या होता है? ये इन्वेस्टमेंट, और इसको मुझे बेचना नहीं है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट ही तो है। ये एसेट है, लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है ना ये। तो फिर इसमें क्या सोच रहे हो? ये एसेट है, और ये बेच दूंगा क्या साल भर में? नहीं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मेरे पास अच्छी कंपनीज के शेयर पड़े हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन अच्छी कंपनीज के शेयर पड़े हैं, तो वो क्या है? मैं बेचता नहीं हूं, तो वो क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। पक्का? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये क्या होता है? दिए गए लोन या लिए गए लोन? दिए हुए। एसेट साइड में आ रहा है ना, इतना डिटेल में नहीं आता, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे मैंने अपने स्टाफ को लोन दे रखा है, मैं इन्फोसिस हूँ, ठीक है, मैं टाटा हूँ, मैं रिलायंस हूँ, तो ये लोग अपने स्टाफ को क्या बोल देते हैं? तुम्हें कार लेनी है, हमसे रुपए ले लो, ठीक है, तुम्हारी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा कटता रहेगा। इससे स्टाफ हमारे लिए क्या बन जाता है? लॉयल। और वो जॉब छोड़ के नहीं जा सकता जब तक लोन रिपे ना करे। पक्का? तो ये दिए गए लोन में जनरली किसको आते हैं? स्टाफ लोनरों को, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर और आ जाता है, अदर को छोड़ दो। करंट एसेट्स में क्या है? सबसे पहले चलो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखना है क्या? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब आज मनीष सर ने एक बार मुझसे 1000 रुपए मांग लिए, और दे दूंगा वापस, तो वो जो दिया है वो क्या है? शॉर्ट टर्म लोन। ये कल परसों में दे दूंगा, तो जब तक नहीं दिया तब तक हो गया मेरे लिए एसेट। बोलो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जो मैं विद इन 12 मंथ्स क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा। पक्का? मेरे को जैसे अब जो पुराने बच्चे हैं सीए बन गए, तो वो मेरे को बोलते हैं कि सर इस कंपनी के अभी क्या आने वाले हैं, प्रॉफिट्स आने वाले हैं, और वो ज्यादा आएंगे। हालांकि ये लीगल नहीं है, लेकिन बता तो सकते ही है ना, कि उनको तो पता है कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स वही फाइनलाइज कर रहे हैं, तो वो इसमें इन्वॉल्व है, तो ज्यादा आएंगे। तो ज्यादा आएंगे तो शेयर का प्राइस जैसे पब्लिक में आएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या होगा? खरीद लिए और जल्दी बेच दूंगा जैसे वो बढ़ेगा, लंबे समय तक अपने नहीं रखना। मतलब ये लीगल नहीं होता ये करना, लेकिन क्या है, थोड़े समय मेरे को लग रहा है बस नियर फ्यूचर में इसका रेट बढ़ेगा, इसलिए खरीद लेता हूं, तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नियर फ्यूचर में रेट बढ़ते ही बेच भी दूंगा, रखना नहीं है मुझे। इसको तो रखना है, इसको तो लंबे समय तक रखना है, उसको नहीं रखना है, ठीक है। पक्का? अब इसमें मेन क्या आते हैं? सबसे पहले इन्वेंट्रीज, जो मेन लिखवाने हैं वो तो लिखवाओ, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर क्या आ जाते हैं? अदर। अदर वदर छोड़ देना, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह। असेट ही है ना प्रीपेड एक्सपेंस, तो इतना डिटेल में नहीं आता है। सीधा सीधा आपके तो क्या लिखा आता है? टोटल नॉन करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स। ये कहां तक होगी थी गिनती हमारी? ए बी सी डी ई, कौन सा रहेगा? एफ। एफ दोनों का टोटल क्या आएगा? बराबर। पक्का? बोलो। ए बी सी का टोटल जो होगा वही किसका टोटल होगा? डी और ई का। बोलो बच्चों। अब इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? ए और बी को जॉइंटली। इन दोनों को जॉइंटली क्या बोलते हैं हम? ए अकेले को क्या बोलते हैं? इक्विटी। बी अकेले को क्या बोलते हैं? डेट। अब इसमें भी ये चीजें जुड़ी हुई होती है डेट में, ठीक है। डी माइनस ई को, सॉरी, ई क्या है? करंट एसेट। ई माइनस सी को क्या बोलते हैं हम? वर्किंग कैपिटल। ई माइनस सी को क्या बोलते हैं हम? वर्किंग कैपिटल। तो अब इनमें वैल्यूज दे दी जाए तो आराम से आप निकाल ही लोगे ना। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। तो ये सारे एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं तुम्हें, सारे के सारे रेशियो, चार समझा पाऊंगा फटाफट से।
बताओ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या क्या दिया हुआ है आपको, या क्वेश्चन जैसे आएगा वैसे वैसे बैलेंस शीट बन के थोड़ी है। बातें नहीं बच्चे, क्या हो गया शांतनु, बैठे आ रहे हैं क्या, क्रैम्प्स आ रहे क्रैम्प्स, क्या, इधर आ जाओ ना? क्या अड़ रहा है, डाटा, हाँ बच्चों सुनो प्लीज, अरे बातें नहीं, नॉन करंट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जनरल, अरे शांतनु प्लीज, 10,000, 30,000। अब मेरी बात को सुनो, अगर आपको क्वेश्चन ने रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया तो फिर इसके अंदर ही क्या इंक्लूड है, जनरल रिजर्व, इसके अंदर ही क्या है, एसपीआर। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ही क्या है, सब कुछ जोड़ के, तो इसको अलग से मत ऐड कर देना। खाली रिजर्व्स लिखा हो तब क्या है, ये अलग रिजर्व है, ये अलग रिजर्व है, ये अलग रिजर्व है। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस एक साथ दे दिया तो ये तो इसके अंदर है ही है, बाकी कोई और रिजर्व्स होंगे तो फिर इनका कोई रोल नहीं रह जाता। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंदर ही है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही क्या है, जनरल रिजर्व और एसपीआर। नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स कितने के हैं, 40,000। लॉन्ग टर्म लोन 30,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 20,000। करंट लाइबिलिटीज 40,000। अब आपको ये सारे रेशो निकालने हैं। डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो के लिए बताओ डेट कितने का है, बताओ कहां से क्या, ये सारी चीजें डेट नहीं है ना, ये तो सब किसका पार्ट है, इक्विटी का। डेट, डेट, डेट कितना हो गया टोटल, 90,000। डेट इक्विटी रेशो कैसे आएगा, 40 के प्लस 30 के प्लस 20 के, 90,000 डिवाइड में इक्विटी कितने की है, 3 + 2 5 प्लस 10 5 10 प्लस 540। नालायक 5 ही लेना है, बोला था इसमें ऑलरेडी है, क्या करते हो तुम। देखो मेरे डिवाइड नहीं होगा ना 540 में, सवाल मैंने बनाया 1 लाख अपॉन 5 लाख, तो कितना हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितने के, 30, तो 1 लाख अपॉन, तुम सही करोगे 90 कैसे होगा, 1 लाख अपॉन 5 लाख, तो कितना हो गया 0.2:1। इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं अपने 5 लाख लगाता हूं और उधार पे कम भरोसा करता हूं, ये जितना कम आए उतना ही क्या होता है अच्छा, डेट इक्विटी रेशो कम आए उतना ही अच्छा है। कि मेरी कोचिंग में 5 लाख तो खुद के लगे हुए हैं और 1 लाख के किसके लगे हुए हैं, लोगों के उधार के, तो मैं मेहनत करूंगा या नहीं, क्योंकि जितना मेरा स्टेक, आप बताओ आप कोचिंग के लिए मेहनत करते हो या नहीं, क्यों नहीं करते, क्योंकि आपके रुपए नहीं लगे हुए, आपके लगे होते तो आप करते। तो अगर उधारी पे काम ज्यादा चल रहा है, एक तो वैसे ही इसके क्या होगा, प्रॉफिट कम होंगे क्योंकि इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और दूसरी बात क्या है, ये इतना मेहनत से काम नहीं करेगा। मनीष सर ज्यादा ऐसे से कराएंगे या मैं, बोलो, मनीष सर क्यों कराएंगे, क्योंकि मेरे पैसे लगे हैं। देखो मनीष सर को खोने के लिए कुछ नहीं है ना, बच्चे नहीं आए तो क्या होगा, अब मेरे रेंट लग जाएगा और मेरे रुपए लगे हुए हैं वो कवर करने हैं मुझे। तो जितना ज्यादा इक्विटी स्टेक होगा उतना ही ज्यादा ओनर क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, प्लस इसके ऊपर क्या है, फिक्स देनदारियां कम है। जो आदमी लोन में डूबा हुआ होगा फिर उसको क्या होगा, ब्याज भी तो निकालना होगा, तो इक्विटी स्टेक ज्यादा होना चाहिए। बोलो पक्का, इसलिए ये निकालते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, दूसरा कौन सा रेशियो है बताओ, प्रोपराइटरी तो अभी समझाएंगे। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट कितना है बताओ,
डेट इक्विटी के बाद क्या आएगा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट कितने का है, अभी निकाला ही हमने, कितने का, 1 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी, कि इस कंपनी में टोटल जो रुपए लगे हुए हैं उसमें डेट कितने। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब डेट प्लस इक्विटी। तो अब ये 6 हो गया। 6 बेकार फिगर होता है, डिवाइड में क्या नहीं चाहिए होता है, 6 7 9, ये सब 3, ये सब नहीं चाहिए होते। लेकिन अब करो, 0.16 आएगा, ठीक है, 666 चलता रहेगा, इस टू 1। कर लोगे ना सोल्व, डिवाइड करना थोड़ी सिखाने। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद नेक्स्ट रेशियो क्या है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। डेट तो मुझे पता है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इसमें मुझे क्या पता है, डेट तो पता है कितना आया था, 1 लाख। टोटल एसेट कैसे निकालूं, एसेट साइड की तो कोई आइटम ही नहीं दी, लाइबिलिटी साइड सारी दे दी ना। इक्विटी पता है, इक्विटी कितनी है, शेयर होल्डर्स फंड कितने हैं, 4 3 7 और 2 9। सर ये क्यों नहीं जोड़ रहे, ये इसमें ऑलरेडी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 1 लाख। करंट लाइबिलिटीज 40, ऐसे तैसे कराने को थोड़ी दी है। तो इसका मतलब ही क्या है, जितनी टोटल लाइबिलिटीज है उतनी क्या होगी टोटल एसेट, तो कितनी होगी 1040, 10,40,000। तो इसका मतलब कितना हो गया 10.4:1। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका टोटल एसेट जो है वो डेट से 10 गुना है। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है क्रेडिटर को, आप मत डरो। ये रेशो कौन निकालते हैं, डेट वाले, कि हमारा रुपया टाइम से दे देंगे या नहीं, दे देंगे या नहीं। 10 10 गुना एसेट पड़ी है, लोगों का 1 लाख रुपया देना है और मेरे पास 10 लाख पड़ा है तो मिल ही जाएगा पक्का। मतलब मत समझो, अभी तो आपको सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करके आने हैं। आगे की क्लासेस में अगर सीएबीए करते हो तब आते। टोटल एसेट टू डेट रेशियो पक्का। फोर्थ क्या है, प्रोपराइटरी रेशियो क्या होता है बताओ। प्रोपराइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है, ऊपर क्या आता है बताओ, ओ सॉरी, ऊपर आएगा शेयर होल्डर्स फंड और नीचे क्या आता है टोटल एसेट। ऊपर क्या आता है शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी। प्रोपराइटरी का मतलब क्या होता है, प्रोपराइटर किसको बोलते हैं, ओनरशिप। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना था बताओ, 9। और नीचे क्या आएगा, कौन है नालायक, टोटल एसेट्स कितने की थी। अब ये सोल्व तो नहीं होगा मेरे से, ये भी बेटर, जितना ऊपर आएगा उतना अच्छा है। कि मेरे पास जो टोटल एसेट है 10 40, उसमें से मेरे ही लगे हुए हैं 9 लाख, तो बहुत ही कम क्या है डेट है। शेयर होल्डर्स फंड ऊपर आ जाए ना जिस रेशो में, वो रेशो ऊंचा अच्छा है, क्योंकि ये ओनरशिप का स्टेक है। तो टोटल 10,40,000 में से 9 लाख तो मेरे ही लगे हुए हैं। कल को क्या हो, 10,40,000 में मेरे 1 लाख ही लगे हो तो मैं मेहनत नहीं करूंगा, 9 40 तो लोगों का है डूबता रहे। और बहुत ही डेट रिडन कंपनी है हम, फिर डेट रिडन मतलब डेट से दबे पड़े हम। तो 9 40 तो क्या है लोगों का है, 10 में से अगर एक ही मेरा हो तो ये जितना ज्यादा है उतना ही क्या होता है अच्छा। अभी तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स पक्का। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बाद में करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ एक एग्जांपल बनाता हूँ, वो करते हैं। टोटल एसेट्स है बच्चों 10 lakhs, करंट लाइबिलिटीज है 2 lakhs, डेट इज शेयर होल्डर्स फंड इज 3 times ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज। आपको क्या निकालना है, प्रोपराइटरी रेशियो। अब प्रोपराइटरी रेशियो के लिए ऊपर क्या चाहिए मुझे, शेयर होल्डर्स फंड, डिवाइड में क्या चाहिए टोटल एसेट। तो टोटल एसेट तो मालूम ही है कितनी है 10 lakhs। शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलेगा बताओ, टोटल एसेट्स कितने की है 10 लाख। तो फिर यहां पर भी कितने है
10 लाख। ऊपर क्या क्या आता है बताओ? शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 2। तो इन दोनों का टोटल कितना है? 8। 8 लाख को क्या बोलेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना है? 3 टाइम्स ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू 3 इंटू एनसीएल। पक्का? और शेयर होल्डर्स फंड प्लस एनसीएल इज इक्वल टू 8 लैक्स। ये पता लग गया ना? इन दोनों का टोटल कितना है? 8। और ये उसका कितना है? 3 टाइम्स है। अब दो इक्वेशन और दो ही वेरिएबल हो तो एक से उसकी वैल्यू निकाल के उसमें डाल दो। शेयर होल्डर्स फंड की जगह क्या लिख दूं मैं इसमें? 3 एनसीएल। इस इक्वेशन में शेयर होल्डर्स फंड की जगह क्या लिख दूं? 3 एनसीएल। तो 3 एनसीएल प्लस एनसीएल इज इक्वल टू 8 लैक्स। तो एनसीएल इज इक्वल टू 8/3। 3 प्लस तो कुछ लिखूं क्या? 3+1 पहले 4 एनसीएल। 12वीं क्लास के बच्चे हो, लिख देता हूँ। 3 एनसीएल प्लस 1 एनसीएल इज इक्वल टू 1 2 3 1 1 2 3 4 9 4 एनसीएल इज इक्वल टू 8 लैक्स। एनसीएल इज इक्वल टू 2 लैक्स। तो एनसीएल 2 है तो ये कितना है? 6 लैक्स। तो इधर अब 6 पता लग गया, टोटल एसेट पता लग गया। कर लोगे? तो ये देगा नहीं आपको, ये चीजें पूछवाएगा। वर्किंग कैपिटल 10 lakhs. Current asset is 3 times of current liabilities. वर्किंग कैपिटल है 9 lakhs. Non current asset is 4 times of current assets. That is half of equity. प्रोप्राइटरी रेशो निकाल लें। मतलब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? सी ए माइनस सी एल। कितना है? 9 लैक्स। और सी ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी एल। तो इससे आप क्या निकाल लोगे? सी ए और सी एल की वैल्यू। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? सी ए माइनस सी एल। तो सी ए की वैल्यू क्या है? तो 3CL माइनस सी एल इज इक्वल टू 9 लैक्स। तो 2CL इज इक्वल टू, तो सी एल इज इक्वल टू 4.5 लैक्स। तो सी ए कितना आ जाएगा? सी ए कितना है? सी एल का 3 गुना। तो 4.5 इंटू 3 सॉरी, ये दो समझ गए। सी ए पता लगते ही क्या पता लग जाएगी? नॉन करेंट एसेट्स 4 टाइम्स ऑफ सी ए। तो नॉन करेंट एसेट्स क्या है? 4 टाइम्स ऑफ सी ए। 13 चौका 52, 4 इंटू 2 4, 54 लाख। समझ गए क्या? अब नॉन करेंट एसेट्स पता लग गई, करेंट एसेट्स पता लग गई। नॉन करेंट एसेट्स कितने की है? एसेट साइड में 54 लैक्स पता है। करेंट एसेट्स कितने की है? 13 पॉइंट, तो ये कितना हो गया? 67.5। सी एल कितने की है बताओ? 4.5। तो अगेन अब ये किसके बराबर आ गया? पता लग गया मुझे। बताओ क्या क्या पता लग जाएगा? एनसीएल और शेयर होल्डर्स फंड का टोटल कितना है? 63
पहले बताओ, एनसीए पता लग गई, सीए पता लग गई, सीएल पता लग गया, तो इन दोनों का टोटल कितना है 63। तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज कितने की है 63, पूरी पूरी 63 सॉरी। डेट इज हाफ ऑफ इक्विटी, तो ये इक्विटी है और ये डेट है। इक्विटी प्लस डेट इज इक्वल टू 63 और ये हाफ ऑफ इक्विटी है, तो इक्विटी प्लस डेट की जगह क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 63। तो इक्विटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 अपॉन 1.5। तो इससे डेट भी निकल जाएगा और रेशो निकल जाएगा तुम्हारा। इक्विटी की वैल्यू आ गई ना, और हमें चाहिए क्या, इक्विटी प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए ऊपर इक्विटी तो चाहिए, वो निकल गया। डिवाइड में क्या चाहिए, टोटल एसेट्स, वो पता है। वापस सुनो, वर्किंग कैपिटल कितनी है 9 lakhs। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, सीए माइनस सीएल, और सीए इज 3 टाइम्स ऑफ सीएल। तो इससे आप क्या निकालोगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। फिर करंट एसेट्स पता लगते ही क्या लग जाएगा, नॉन करंट एसेट्स पता लग जाएगा, और नॉन करंट एसेट पता लगते ही क्या लग जाएगा, टोटल एसेट्स। नॉन करंट एसेट पता लग गई, करंट एसेट पता लग गई, तो क्या पता लग गया, टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डेट और इक्विटी का टोटल पता लग जाएगा, और डेट और इक्विटी का आपस का रिलेशन ये। वापस से देखते हैं, सी ए माइनस सी एल इज इक्वल टू कितना है, ये समझ में आ रहा है तुम्हें। और सी ए इज 3 टाइम्स ऑफ सी एल, तो सी ए कितना है सी एल का 3 टाइम्स, पक्का। तो अब क्या करना होगा, इस जगह पर क्या लिख देता हूं 3CL। तो 3CL माइनस सी एल इज इक्वल टू 9 lakhs। तो सी एल की वैल्यू कितनी आ गई 4.5, और सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 13.5, क्योंकि सी एल का 3 गुना है सी ए। ये दो समझ में आ गया क्या। और जैसे ही मुझे सी ए पता लगेगा तो मुझे एन सी ए भी पता लग जाएगा, क्योंकि वो सी ए का कितना है 4 टाइम्स। तो सी ए का 4 टाइम्स एन सी ए पता लग गया। अब सी ए प्लस एन सी ए इज इक्वल टू टोटल, ये बनाना नहीं है, समझाने के लिए बनाता हूँ, आप तो सीधा लिखोगे टोटल एसेट कितनी की आएगी, सी ए प्लस एन सी ए। इस टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी माइनस सी एल इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। तो वो कितना आ गया 63। अब दो वेरिएबल होना तो नहीं निकल सकते, दो दो चीजें मिसिंग है, तो उनके लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होती है, दो। तो एक तो ये है, और दूसरी क्या है, डेट इज हाफ ऑफ इक्विटी। तो डेट की बजाय क्या लिख दिया, डेट की बजाय क्या लिख दिया, हाफ ऑफ इक्विटी, पक्का। तो अब डेट की बजाय जैसे ही हाफ ऑफ इक्विटी लिख दिया तो एक वेरिएबल रह गया। अब इसकी किसी की वैल्यू आ जाएगी इक्विटी, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट क्या आ जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो, पक्का। अब लास्ट रेशियो क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। और ये रेशियो किस में आएगा, टाइम्स में, शाबाश, जसवीर फॉर्म में आज तो। ये रेशियो किस में आएगा, ये बोलता ही नहीं था बेचारा, बोलने तो लग गया। इधर आओ, लाल हो जाएगा अभी टमाटर, आओ, नहीं, चलो, इतना बोलने लग गया वही बहुत। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। अब सुनो इसका मतलब क्या है, मैंने यश से 1 लाख रुपए उधार मांगे, किससे, यश से। यश ने कहा कि ब्याज लगेगा सर 10% पर एनम। मैं कहा ठीक है ले लेना। कितने रुपए का इंटरेस्ट लेगा ये, 10,000। यश मुझसे कितने रुपए का इंटरेस्ट लेगा, 10,000, 1 लाख का 10%। अब मेरी अर्निंग कितनी है, 1 लाख, मान लो 5 लाख रुपए, मेरी अर्निंग कितनी है 5 लाख। तो यश खूब सिक्योर है, कैसे,
जितना मुझे यश को देना है ना, उसका तो 50 गुना कमाता हूं मैं। तो यश को लगता है कि दे दो इसको उधार, यश के पास पैसे है लेकिन देने से पहले सोचेगा तो सही कि ब्याज भर पाएगा या नहीं। तो यश कह रहा है कि मेरा ब्याज तो इसको भरना है, टोटली कितना, 10,000, और ये कमाता कितना है, 50। तो मेरे जैसे तो 50 बार दे देगा ये, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन कल को मैं कितना ही कमाता होता, 12,000, तब क्या होता, यश कहता कि इसके थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हो गया तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। तो इसका इंटरेस्ट कितने टाइम कवर कर लेता हूं मैं मेरी अर्निंग से, 50 टाइम्स, तो यश लोन दे देगा। लेकिन कितना कवर कर पा रहा हूं, 1.2 टाइम्स। तो यश को पता है कि थोड़ा सा भी अगर ये 12 का कम हो गया ना, 7, तो मेरा ब्याज रुक जाएगा 7,000। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ऊंचा आएगा उतना ही क्या है, अच्छा है। और ये कौन देखता है, लेंडर, कि मेरा इंटरेस्ट कितनी बार कवर कर लेती है इसकी अर्निंग जिसको मुझे लोन देना है। पक्का। तो लेंडर अपना कवरेज चेक करता है कि मैं जो ब्याज भर रहा हूं ये मेरा ब्याज भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। ठीक है, तो ऊपर अब क्या लेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट की कवरेज चेक कर रहा है तो इंटरेस्ट थोड़ी घटा देगा। तो मेरी कोचिंग के प्रॉफिट्स में से, कोचिंग की फीस में से सारे खर्चे हटा दो, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, बस क्या नहीं हटाना, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट नहीं हटेगा तो फिर टैक्स हट ही नहीं सकता, क्योंकि टैक्स क्या होता है, लास्ट होता है। तो सारी चीजें माइनस कर दो, और क्या मत माइनस करो, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर क्या नहीं होगा, टैक्स भी माइनस नहीं होगा। प्रॉफिट कैसे निकलते हैं सुनो। सबसे पहले क्या लिखी जाती है, फीस, मान लो 10 lakhs। फिर क्या लिख दिया मैंने, बाकी सब एक्सपेंस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फैकल्टी पेमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, 4 lakhs। कितना रहेगा, 6 lakhs। इसमें से क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट, वो मान लो 2 लाख। कितना रह गया, 4 lakhs। इसको क्या बोलते हैं हम, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको क्या बोलते हैं, EBT या PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। टैक्स मान लो कितनी रेट है टैक्स की, 30%। तो 4 lakhs का 30% कितना लग जाएगा, 120। कितना बचेगा, बोलो, 2.8। 70% बच गया ना 4 lakhs का। इसको क्या बोलते हैं, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मुझे इसी इक्वेशंस में से इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकाल के बताओ। EBIT कितना था, 6 लाख, अपॉन इंटरेस्ट कितना है, 2 लाख। EBIT कितना है, 6 lakhs, इंटरेस्ट कितना है, 2 lakhs। तो कितना कवरेज हो रहा है, 3 टाइम्स। जनरली लेंडर 7-8 गुना तो चाहते ही हैं कि कवर हो जाए। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं दिया होगा, इसी क्वेश्चन को मैं कैसे बनाता हूं, अलग तरीके से। पैट कितना है, 280। तो मैं तुम्हें क्या देता हूं, पैट कितने का, 2,80,000। क्या हो गया नालायक, टैक्स कितने का है, 30%। यही क्वेश्चन बना रहा हूं मैं वापस। पैट कितना है, 280, ऐसे दिया होगा तुम्हें, ऐसे जो नीचे लिख रहा हूं। टैक्स कितना है, 30%। इंटरेस्ट कितना है, 2 lakhs। वो कैसे है, मैंने 10% डिबेंचर्स या लोन लिया हुआ है, कितने का, 20 lakhs का। 10% डिबेंचर या लोन कितने का लिया हुआ है, 20 lakhs का। तभी तो इसका 10% कितना आया होगा, 2 लाख आया होगा। तो अब ये क्वेश्चन दिया होगा आपको, और आपसे क्या पूछेगा, ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जबकि मुझे तो क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी और बिफोर इंटरेस्ट भी। अब आप मुझे ये बताओ, ये अपने आप में कितना है, यहां अगर 100 है तो ये कितना है, 30, और ये अपने आप में कितना है, 70। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने आप में क्या बच जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 70%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या रहता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 70% रहता है ना। अरे बोलो। तो इसलिए इसको हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, PBT। यहां से आंसर होगा आपका, PBT का कैसे बनाऊंगा मैं, 280 अपने आप में कितने है, 70। वो कैसे निकलेगा, 100 माइनस टैक्स रेट कर देना। टैक्स रेट अगर क्या होती, 40 होती, तो यहाँ कितना रहता फिर, ये अपने आप में 60%। तो इसलिए डिवाइड में क्या कर देना, ये अपने आप में 70 है, 100 माइनस टैक्स, और इनटू क्या कर देना, 100। तो ये कितना हो गया, 280
अपॉन 70 इंटू 100 कितना हो गया 4 lakhs। बट अभी भी मेरी ये डिजायर्ड वैल्यू नहीं है। मेरी डिजायर्ड वैल्यू तो क्या है EBIT है। मेरे अभी क्या है EBT आया है, मुझे चाहिए क्या EBIT। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा EBIT में निकालने के लिए 4 lakhs में और क्या जोड़ना पड़ेगा इंटरेस्ट। वो कैसे जुड़ेगा 20 lakhs का 10% 2 लाख, तो ये कितना हो गया 6 lakhs। अब बताओ ICR कितना आ जाएगा 6 lakhs डिवाइड बाय इंटू इंटू कुछ नहीं इज इक्वल टू 3 टाइम्स। ठीक है बच्चों पक्का। तो आज हमने किस किस को खत्म कर दिया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो ऑलरेडी बन चुका है वीडियो। अब नेक्स्ट में क्या कर देंगे लिक्विडिटी रेशियो का भी बना देंगे। अभी इतना ही करेंगे। बाय बाय लव यू सो मच। अभी सुना तो सही 1 मिनट जाओ मत।